दोस्तों, ये दुनिया और यहाँ रहने वाले प्राचीन मानव कितने ज्यादा अमेजिंग है, इस बात का अंदाजा तो आप सभी को होगा ही, और अगर नहीं भी होगा तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद जरूर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में खोजे गए कुछ अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताने वाले हैं जिससे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसमें एंटी ग्रेविटी पिलर से लेकर व्हाइट पिरामिड और व्हाइट पिरामिड से लेकर एक एग क्लिफ जैसी कई ऐसी चीजें शामिल हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी कुछ नहीं बोल पाते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस मजेदार वीडियो को। एग क्लिफ। दोस्तों, चीन के गीजू प्रोविंस के एक छोटे से गांव में एक क्लिफ मौजूद है जिसमें अंडे रखे हुए हैं। दरअसल ये कोई असली अंडे नहीं है, पर इस क्लिफ पर गोल पत्थरों को कुछ इस तरह से कार्व किया गया है कि वो देखने में बिल्कुल डायनासोर के अंडे की तरह नजर आते हैं। आपको बता दें कि इन एग शेप स्टोन्स में से कुछ का वजन करीब 272 किलोग्राम से भी ज्यादा है, और यहाँ लोकल में रहने वाले लोगों का मानना है कि इस क्लिफ से हर एक एग शेप स्टोन को निकालने में करीब 3 दशकों का समय लगता है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अब तक ये तो पता नहीं कर पाए हैं कि आखिर इन एग शेप स्टोन्स को किसने कार्व किया था, लेकिन रिसर्च से आर्कियोलॉजिस्ट को यह जरूर पता लगा है कि जिस जगह ये एग क्लिफ मौजूद है वो जगह आज से लगभग 1000 साल पहले शुई पीपल का घर हुआ करती थी। साथ ही वहां से गिरे हुए पत्थर को वहां के लोग पवित्र मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। द ट्विंग टाइल्स। ब्रिटिश म्यूजियम में ना जाने आज कितनी सारी अमेजिंग चीजें मौजूद हैं, और उन्हीं में से एक है ये ट्विंग टाइल्स जो ब्रिटिश म्यूजियम में एक हिडन कैबिनेट में रखे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टाइल्स कोई साधारण टाइल्स नहीं है, बल्कि 14वीं शताब्दी में बनाए गए टाइल्स थे जिसे विक्टोरियन एरा के दौरान ट्विंग पैरिश चर्च में खोजा गया था। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इन टाइल्स को जिस आदमी ने खोजा था उसका पता आज तक किसी को नहीं है। इतना ही नहीं, इन टाइल्स में जीसस का पूरा जीवन चित्रों के जरिए दिखाया गया है, लेकिन इन सभी टाइल्स में से एक टाइल्स ऐसी भी है जिसमें जीसस एक बच्चे को आग की भट्टी में भेज रहे हैं, और यही वो कारण है कि इसे ब्रिटिश म्यूजियम में हिडन कैबिनेट में रखा गया है। द कुमाकवी बैलेंसिंग रॉक। दोस्तों, कुमाकवी बैलेंसिंग रॉक दुनिया में मौजूद किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे जायंट्स के द्वारा बनाया गया था, और अगर इसके अजीब नाम की बात करें तो कुमाकवी का मतलब स्ट्रेंज होता है। इन रॉक को फिनलैंड के जंगलों के बीच खोजा गया था जो बहुत ज्यादा विशाल है, पर एक हैरानी भरी बात यह है कि ये विशाल पत्थर एक अपने आकार से छोटे पत्थर पर बैलेंस्ड है जिसे आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा हैरानी भरी ये बात है, उससे भी ज्यादा हैरानी भरी इसके बारे में बताई गई थियरीज हैं, और उन्हीं में से एक थियरी ऐसी भी है जिसमें यह बताया गया है कि इस पत्थर को जायंट्स के द्वारा उस छोटे पत्थर पर बैलेंस किया गया था। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना हुआ, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द एंटी ग्रेविटी स्टोन पिलर। यह एंटी ग्रेविटी पिलर कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। कर्नाटका दुनिया में मौजूद दूसरी ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा प्राचीन काल की चीजें मौजूद हैं, जिसमें हजारों हिंदू मंदिर, स्कल्पचर्स और कार्व्ड किए गए ऑर्नेट पिलर्स भी शामिल हैं। और ये पिलर भी कर्नाटका के विजय अनारायणा टेम्पल में मौजूद है, जिसे 117 एडी में वहां के राजा के आदेश पर बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। लेकिन अब वही पिलर की बात करें तो ये पिलर करीब 42 फीट ऊंचा है, जिसे सोप स्टोन की पर कार्व किया गया था। साथ ही ये बात आपको और ज्यादा हैरान कर देगी कि इस पिलर का कोई बेस मौजूद नहीं है, बल्कि इसे एक छोटे से स्टार शेप के प्लेटफॉर्म पर कार्व किया गया था जिसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। ये वाकई गजब है। द व्हाइट पिरामिड। दोस्तों, द व्हाइट पिरामिड सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन समय समय पर बहुत से लोगों ने इसे चाइना के जियांग प्रोविंस में देखने का दावा जरूर किया है। इसे सबसे पहले 1940 के दशक में यूएस आर्मी के जवानों ने देखने का दावा किया था। उन्होंने बताया था कि यह पिरामिड करीब 1000 फीट ऊंचा है, जो इस बात को साबित करता है कि यह सच में एग्जिस्ट करता है। तो फिर यह व्हाइट पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। यूएस आर्मी के बाद साल 1945 में जेम्स गॉसमैन नाम के एक पायलट ने इसे देखने का दावा किया, और उसके 2 साल बाद कर्नल मैरी शीशान ने इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा एक आर्टिकल छाप दिया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन अगर वो पिरामिड कई लोगों को दिखा है तो वो गया कहां, इसका पता किसी को नहीं है। किंग जॉन्स लॉस्ट ट्रेजर। एक मेटल डिटेक्टरिस्ट रेमंड कोसाशुक ने इस खोज को अंजाम दिया था, जिसने इंग्लैंड के पुराने गांव में एक ट्रेजर को खोजा था। दरअसल उसके उस ट्रेजर में कुछ खास महंगे आर्टिफैक्ट्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ, मिडिवल एज यानी कि आज से करीब 800 साल पुराने समय के कई सारे आर्टिफैक्ट्स थे। शायद ही आपको मालूम हो कि उसने अब तक उस खजाने का पता किसी को नहीं बताया है, क्योंकि उसका ऐसा करने का कारण ये है कि उसका मानना है किंग जॉन्स का खोया हुआ खजाना है
जिसको लेकर वो यात्रा कर निकले थे, पर एक एक्सीडेंट के चलते उनका खजाना वहीं किसी नदी में गिर गया और वो आज तक खोया हुआ है। आपको जान लेना चाहिए कि उसका मानना ऐसा भी है कि अभी उसे और भी खजाना मिल सकता है। ये उसे खजाना मिलता है तो ये वाकई अमेजिंग डिस्कवरी होगी। मिस्ट्री ऑल्टर इन द चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। दोस्तों, यरूशलेम भी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है और वहाँ एक ऐसा चर्च मौजूद है जिसकी दीवारों पर छोटे छोटे कई सारे क्रॉस साइन को प्राचीन समय में कार्व किया गया था। इसी के चलते इसे दुनिया का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है और उस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ होली सेपल्चर। दोस्तों, ये चर्च ठीक उसी स्थान पर बना है जहां जीसस को रोमन एम्पायर के दौरान सजा दी गई थी और इसे 4th सेंचुरी में बनाया गया था। आपको जान लेना चाहिए कि इस चर्च पर जितने भी क्रॉस मौजूद हैं वो एक स्टोन मेजोन के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि इन क्रॉसेस की लेंथ बिल्कुल एक समान है। लेकिन आखिर इन क्रॉस को वहां क्यों कार्व किया गया, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। द रॉयस्टन केव। दोस्तों, ये केव इंग्लैंड हेडफोर्डशायर के रॉयस्टन टाउन की स्ट्रीट्स के नीचे मौजूद है और ये न केवल इंग्लैंड की बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है, क्योंकि इसके बारे में आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया है कि ये केव मैन मेड है या नेचुरल। दरअसल इस केव को देखने के बाद ये किसी भी एंगल से नेचुरल नहीं लगती, क्योंकि इसे एक बेल यानी कि घंटी के आकार में बनाया गया है, जिसमें कई सारे चेम्बर्स को भी बेडरॉक से कार्व किया गया है। इस केव का आधा हिस्सा एक प्राचीन रोमन ट्रैकवे के नीचे आता है, जिसे आज इग्नियल्ड वे के नाम से जाना जाता है। ये केव करीब 24 फीट ऊंची है, जिसका डायमीटर 15 फीट है और इसके अंदर कई सारे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं। तो हांगकांग बॉम्ब। हांगकांग में हाल ही में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की एक बहुत बड़ी खोज की गई थी, जिसे डाउनटाउन में कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजा गया था। आपको बता दें कि जब एक साइट का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, तभी वहां से वर्कर्स ने एक बॉम्ब खोज निकाला, जिसे तब वहां फेंका गया था जब वहां जापान के लोग रहते थे। उस समय के सीनियर बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर टोनी चाओ शेक किन का मानना था कि ये एक ANM 65 बॉम्ब है, जिसका वजन लगभग 1000 LBS के आसपास है। इसको अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा 1943 से 1945 के बीच गिराया गया था, लेकिन किसी वजह से ये फटा नहीं। पर आपको जान लेना चाहिए कि जब इस बॉम्ब को खोजा गया था तो आसपास के करीब 1300 लोगों को डाउनटाउन से बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि ये बॉम्ब इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर ये फटता तो मीलों दूर तक सब तहस नहस कर देता। लेकिन बॉम्ब डिस्पोजल वर्कर्स ने किसी न किसी तरह उस बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर ही दिया था। अंडर वाटर ग्रेवयार्ड। ये अंडर वाटर ग्रेवयार्ड इंसानों का कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की मिलिट्री मोटरसाइकिल्स का ग्रेवयार्ड है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर नजर आता है। दोस्तों, ये इजिप्ट के कोस्ट पर स्थित है, लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर कैसे ये मोटरसाइकिल्स पानी के अंदर पहुंची, तो आपको जानकारी दे दें कि ये बात 6 अक्टूबर 1941 की है, जब जर्मन बॉम्बर्स ने रेड सी में SS थिसलगॉम नाम की एक शिप को तबाह कर दिया था। असल में यह शिप एक ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन शिप थी, जिसमें मोटर बाइक्स के अलावा भी बहुत सारा आर्मी से जुड़ा हुआ सामान था, लेकिन मोटरसाइकिल्स की तादाद कुछ ज्यादा ही थी। वैसे तो आज के समय इस शिप को और उन मोटरसाइकिल्स को खोज निकालना काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन टोबियस फ्रेडरिक नाम के फोटोग्राफर ने इस अद्भुत मोटरसाइकिल्स के कब्रिस्तान की फोटो खींच निकाली है। हिडन गैस चेम्बर्स। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सी ऐसी चीजों का उपयोग किया गया था जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेब्लिंका में कुछ ऐसे चैम्बर्स को खोजा था, जिसे नाजी लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेथ चैम्बर के रूप में उपयोग किया गया था। और तो और उन्होंने इन चैम्बर्स की मदद से ही 1941 से 1945 के बीच 6 मिलियन यूरोप सोल्जर्स को मार गिराया था। हाल ही में एक्सकेवेशन से एक बात सामने निकल कर आई है कि नाजी उन चैम्बर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन करते थे ताकि वो देखने में एक सेफ जगह लगे। वो कुछ जगह टाइल से स्टार शेप के निशान बनाते थे, तो कहीं कुछ और डिजाइन यूरोपियन सोल्जर्स को फंसाने के लिए तैयार करते थे, और जैसे ही यूरोपियन सोल्जर उन चैम्बर्स के अंदर आते थे, वैसे ही वो गैस का यूज कर उन्हें मार दिया करते थे। ये वाकई गजब की चीज है। द सिटी ऑफ द अनुनाकी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने अफ्रीका में एक बहुत विशाल और प्राचीन शहर को खोजा है, जो आज से करीब 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये एक विशाल शहर एक समय पर अनुनाकी का घर रह चुका है, जो एक सेलेस्टियल गॉड थे और ये स्वर्ग से धरती पर रहने आते थे, और तो और इन्होंने ही इंसानों को जन्म दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेसोपोटामियन पीपल आज भी इनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनसे जुड़ी एक रहस्यमय बात यह है कि आखिर ये कहां गए, ये अब तक एक मिस्ट्री है। पर आज जब इस सिटी को 2 लाख साल के बाद खोजा गया है, तो ये खंडर के रूप में आज भी मौजूद है।
ये सिटी पूरी दुनिया में अब तक खोजी गई एंशियंट सिटीज में से सबसे प्राचीन सिटी है, जिसकी खोज वाकई गजब है। द गजियन ब्लेड। ये बात 50 साल पहले की है, जब चाइना की एक कब्र से एक प्राचीन तलवार को खोजा गया था। ये कोई साधारण तलवार नहीं थी, क्योंकि आज से करीब 2000 साल पुरानी है। पर हैरानी भरी बात तो ये है कि 2000 साल बाद भी इस तलवार से आज तक रस्ट यानी कि जंग के एविडेंस नहीं मिले हैं। ये देखने में जितनी ज्यादा सुंदर है, उतनी ही ज्यादा धारदार भी है। इसके ऊपर कई तरह के अजीब चित्र भी मौजूद हैं और इसकी इस कार्विंग को देखते हुए इसे स्टेट ट्रेजर के रूप में घोषित कर दिया गया और यह आज चाइना में उतनी ही ज्यादा फेमस है जितने कि किंग आर्थर। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे यूनान के खंडर का सर्वे करते हुए 1965 में खोजा था, जो एक समय पर चू स्टेट की कैपिटल भी रह चुकी है। उस जगह से इस तरह की तलवार की खोज सच में अमेजिंग है, लेकिन इसको बनाने का तरीका आज भी साइंटिस्ट को हैरान करे हुए है कि आखिर 2000 साल बाद भी इस लोहे की तलवार में जंग क्यों नहीं लगा। एंटी ग्रेविटी जार्स। आज से करीब 300 साल पहले हमारे भारत में कुछ मैजिकल या कहें एंटी ग्रेविटी जार्स को बनाया जाता था। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन जार्स में भरा हुआ पानी जार्स को उल्टा करने पर भी पानी बाहर नहीं आता था, जो वाकई माइंड ब्लोइंग है। वैसे इस तरह के जार्स का उपयोग 3 सदी पहले जादू दिखाने के रूप में किया जाता था, क्योंकि उस समय के लोगों को साइंस के बारे में कुछ खास ज्ञान नहीं था। पर इन जार्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इनमें से एक जार कांचीपुरम के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो मिट्टी का बना हुआ जार है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जार्स के ऊपर से पानी भरने के लिए किसी भी प्रकार का ढक्कन नहीं होता था, क्योंकि अगर आपको इसमें पानी भरना होता था तो इसके नीचे मौजूद 5 होल से ही भरा जा सकता था, लेकिन इनसे पानी को निकाला नहीं जा सकता था। आपको बता दें कि 100 तरह के मैजिकल जार्स को उस समय बनाया जाता था, लेकिन आज केवल 12 जार्स ही बचे हुए हैं। ग्रेट मैकेनिज्म। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन आज से 80-90 साल पहले ही हुआ है और इसका अपग्रेडेशन अब भी चल रहा है। तो ऐसे में 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिलना सभी को हैरानी में डाल सकता है। हालांकि जो कंप्यूटर ग्रीस में मिला है वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, जो हमारे सौर मंडल की सही स्थिति व गणना बताता है। जब रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यह 2100 साल पुराना वो कंप्यूटर है, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इसके करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पे शोध जारी रखा, परंतु वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एंथस के एक नेशनल म्यूजियम में सजाकर रखा गया है। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी एग्जैक्ट पता लगाया जाता है, वो भी एक्यूरेट डेट और टाइम के साथ। ये वाकई एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। मार्शियंस इन जापान। मार्स पर हुए उस इवेंट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहां से एक एस्टेरॉइड आकर हमारी पृथ्वी पर टकराया था और इंसानों का जन्म हुआ था। और जापान की कॉफून टूम्ब के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान में से एक है। इस एरिया में 4वीं और 6वीं सेंचुरी की कई सारी कब्रें मौजूद हैं। इसे एलीट रूलर निंटोकू कॉफून एम्परर के द्वारा बनाया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये टूम्ब करीब 2400 फीट यानी कि 731 मीटर लंबी है, जिसके चलते ये जापान देश का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान की होल के आकार का है। लेकिन हाल ही में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मार्स की एक इमेज निकाली और उस इमेज में भी इसी की होल की तरह ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे साइंटिस्ट मार्स पर जीवन की जांच में लग गए हैं। क्रूसेडर्स हैंड ग्रेनेड्स। ये खोज यरूशलेम में की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक सेरामिक पॉट मिला है, जिसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इस पॉट को 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच क्रूसेडर्स के द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं बल्कि हैंड ग्रेनेड्स की तरह। यह दुनिया में बनाया गया पहला हैंड ग्रेनेड है, लेकिन साइंटिस्ट केवल इस बात का दावा कर रहे हैं, पर उनके पास इसे 100% हैंड ग्रेनेड कहने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसे बॉम्ब कहने के पीछे का कारण भी साइंटिफिक रिसर्च ही है। दरअसल जब इसके ऊपर क्वींसलैंड में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च की गई, तब यह बात सामने निकल कर आई कि इस पॉट के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल मौजूद है, लेकिन सच्चाई से आज भी सब अनजान है। मिस्टीरियस स्टोन डिस्क। रशिया में रिसर्चर्स की एक टीम ने करीब 1 दर्जन रहस्यमय कार्व डिस्क को खोजा था। इस खोज को साल 2015 में अंजाम दिया गया था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि डिस्क एक हैवी मेटल यानी कि टंगस्टन से बनी हुई है और ये वही मैटर है जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में पाया जाता है। इसके बारे में कई सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन स्पेसशिप की डेब्री है,
तो वहीं कुछ लोगों का इसके बारे में यह भी मानना है कि यह प्राचीन समय के लोगों के द्वारा किसी न किसी मकसद से बनाई गई थी। लेकिन मिस्ट्री ये नहीं, बल्कि मिस्ट्री तो यह है कि आखिर टंगस्टन जैसे मटेरियल से 12 एक ही आकार की सर्कुलर शेप डिस्क को प्राचीन समय में कैसे बनाया जा सकता है। ये वाकई अद्भुत है। स्किन वॉकर रैंच। स्किन वॉकर रैंच दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमय जगहों में से एक है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस जगह पर कई सारे यूएफओ को देखा जाता है, और तो और 1960 से 1970 के दशक तक इस जगह पर सबसे ज्यादा यूएफओस को देखा गया था। इसके बाद 1980 के दशक में शांति के बाद 1990 में वहां से जानवरों के गायब होने की भी खबर आने लगी, जिसके बाद से कुछ लोग उसे एलियंस का घर, तो वहीं कुछ लोग उस जगह को हॉन्टेड भी कहते हैं। उनका मानना है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ही वहां यूएफओस के दिखाई देने का कारण है। पर अगर वही साइंस की माने तो उनका मानना है कि इस जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा है और इस पर उनकी रिसर्च जारी है। इसी कारण यह जगह रहस्यमय बनी हुई है। द हैंगिंग पिला। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर है लेपाक्षी मंदिर, जो अपने झूलते हुए खंबे के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि लेपाक्षी नाम के इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि इस मंदिर का एक खंबा हवा में झूलता है, और इस रहस्य की गुत्थी को वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं सके हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि यह खंबा हवा में ही लटका रहता है, और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए खंबे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखता है। द आइका स्टोन्स। दोस्तों, हाल ही में पेरू के एक डॉक्टर ने 1100 कार्विंग्स को खोजा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्विंग्स प्राचीन समय की है, जिन्हें आइका स्टोन नाम दिया गया है। ये कार्विंग्स पत्थर पर एचिंग नाम की टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एचिंग एक डिजाइनिंग टेक्निक है, जिसमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड मेटल की सतह पर डिजाइन बनाने के लिए डाला जाता था, जिससे इस तरह की तमाम डिजाइनें बनाई जाती हैं। इन इनका स्टोन में डायनासोर के बारे में भी बताया गया है कि कई कार्विंग्स में तो ब्रेन ट्रांसप्लांट और ओपन हार्ट सर्जरी को भी समझाया गया है। यह अब तक की सबसे रहस्यमय डिस्कवरी है। 1922 तूतनखामुन्स टूम्ब ओपनिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तूतनखामुन की कब्र को खोलने के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि इनकी टूम्ब को साल 1922 में, यानी आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले खोजा गया था, जिसकी एक इमेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह इजिप्ट में खोजा गया 3000 साल पुराना पहला कब्र है, जिसे 1922 के पहले कभी नहीं खोला गया था। इसके साथ ही तूतनखामुन कितने ज्यादा महान राजा या कहीं कितने ज्यादा वेल्दी आदमी थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी टूम्ब से ना जाने कितने सारे सोने से बने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। इस एक्सकवेशन के दौरान कुल 13 महान आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे, लेकिन इसे खोलने के बाद एक एक कर सभी के सभी आर्कियोलॉजिस्ट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिनके पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं लगा है, और तभी से लोग इस टूम्ब को श्रापित कहते आ रहे हैं। तूतनखामुन्स गोल्डन कॉफिन। अब दोस्तों, अगर तूतनखामुन के टूम्ब की बनावट की बात करें तो आपको बता दें कि तूतनखामुन की टूम्ब कई अजीब तरह से चित्रों से भरी हुई है, जिसमें कहीं कोई लंबे सिर वाला आदमी है तो वहीं दूसरी ओर कुछ अजीब जीव, और इसी तरह इस कब्र से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए गए थे कि उन्हें आज तक साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए हैं कि आखिर वो चीज क्या है। लेकिन इनमें से जो चीज सबसे ज्यादा रहस्यमय थी वो था इनका गोल्डन कॉफिन, और इनके कॉफिन को गोल्ड से बनाने के साथ साथ 3 लेयर्स से ढका भी गया था। शुरुआत में जब इसे खोजा गया था तब आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके ऊपर रिसर्च की गई, और तब जाकर कहीं पता लगा कि इनके गोल्डन कॉफिन को बचाने के लिए इसे 3 लेयर से ढका गया था। हावर्ड कार्टर एंड जॉर्ज कार्नरवॉन 1922। हावर्ड कार्टर और जॉर्ज कार्नरवॉन ही वो पहले 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टूम्ब को खोजा था। इन्होंने बताया कि इन्हें ये टूम्ब देखने में किसी वेयर हाउस की तरह लग रहा था, और तो और इस टूम्ब की लोकेशन भी हैरानी भरी है। दरअसल बात ऐसी है कि तूतनखामुन की कब्र उसकी रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा दूर एक रेगिस्तान में स्थित है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी टूम्ब को कोई खोज न सके। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि वहीं दूसरी ओर आसपास के लोगों का मानना है कि तूतनखामुन ने ऐसी अपनी रॉयल फैमिली से दूरी बनाए रखने के लिए किया था।
इसी बात को लेकर हावर्ड कार्टर और जॉर्ज कार्नावान ने काफी ज्यादा रिसर्च की, पर शायद उस तूतनखामुन की कब्र को खोलने के श्राप के कारण उन दोनों की मौत हो गई। और ये बात आज भी रहस्य ही है। हिडन डोर। किंग टट्स की कब्र में एक वियर्ड सा दिखने वाला डोर है जो आज तक बंद है और इसे उन टीम मेंबर्स की मौतों के बाद कभी भी नहीं खोलने का फैसला लिया गया। इसके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद उस दरवाजे के पीछे क्वीन नेफरटिटी की मम्मी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट किंग टट्स की कब्र के वेस्टर्न और नॉर्दर्न वॉल्स के पीछे कई सारे बरियल चेम्बर्स खोद चुके हैं। लेकिन इजिप्टोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग से पता लगाया है कि ये डोर 1323 बीसी में यानी कि तूतनखामुन के मौत के साथ ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर कर इसे पेंट कर दिया गया, लेकिन आखिर उस गेट के पीछे क्या है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लिम्प। दोस्तों, अगर हम तूतनखामुन की मौत के बारे में बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इनकी मौत समय से कितने ज्यादा पहले हो गई थी। लेकिन शायद ही आप में से कोई इस बात को जानता होगा कि तूतनखामुन के माता और पिता एक दूसरे के सिबलिंग्स थे। जी हाँ, जानता हूँ कि ये बात थोड़ी हैरानी भरी है, लेकिन सच है। और इसी के कारण इन्हें जेनेटिक डिफेक्ट हो गया था, जिसके कारण इनका एक पैर छोटा और एक पैर बढ़ भी गया था और इन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक लिम्प यानी कि लंगड़े बनकर गुजारी, और जिस कारण से वो वॉकिंग कैन्स यानी कि एक डंडे का सहारा लेकर चलते थे। इस बात का खुलासा भी किंग टट्स की कब्र से हुआ है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 350 सोने से बनाई गई वॉकिंग कैन्स मिली थी। वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड मलेरिया। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ये जेनेटिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये मलेरिया के शिकार भी हो चुके हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब उन्होंने इनकी कब्र को खोजा था तो उन्होंने रिसर्च से इस बात का पता तभी लगा लिया था कि किंग टट्स का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक था। और तो और उन्होंने ये भी पाया था कि इनकी बोन्स ब्रिटल यानी कांच की तरह जरा से झटके में टूटने वाली है, जो इस बात को साफ करती है कि किंग टट्स की मौत के कारण मलेरिया या मलेरिया की तरह ही बॉडी को अफेक्ट करने वाली किसी और बीमारी के चलते हुई थी। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इनकी मौत के पीछे का कारण क्या था। फॉलिंग ऑफ अ चैरियट। किंग टट्स के बारे में अब तक आपने जो जाना है वो उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले से ही कई सारी थियरीज हैं। लेकिन साल 1922 में इनका ये कॉफिन खुलने के बाद एक नई थियरी जुड़ गई थी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी टूम्ब को खोला था, तब उन्होंने पाया कि किंग टट्स की मम्मी का एक पैर टूटा हुआ था। उस टूटे हुए पैर के कारण एक्सपर्ट्स ने एक नई थियरी को जन्म दिया, जिसके हिसाब से उनका मानना था कि किंग टट्स को शैरियट में सवारी करने का बड़ा शौक था और एक दिन अचानक से शैरियट एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसके कारण किंग टट्स की मौत हो गई थी। लेकिन इस बात में आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी सच्चाई नजर आ रही थी, ये बात उतनी ही झूठ साबित होने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि किंग टट्स की मम्मी का हार्ट भी उनके सीने से गायब था। जबकि हैरानी की बात यह थी कि इससे पहले तक इजिप्ट में कोई भी ऐसी मम्मी नहीं खोजी गई थी जिसका हार्ट शरीर से निकाला गया हो। और इस खोज के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने युद्ध के दौरान किंग टट्स की मौत होने का दावा किया। अब इनमें से कौन सी थ्योरी कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात का पता अब तक किसी को नहीं है। इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन। लेकिन दोस्तों, तूतनखामुन की मम्मी का रहस्य कहां इतनी जल्दी खत्म होने वाला था, और इनके पैर की मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक नई मिस्ट्री आ गई कि तूतनखामुन को आग से जलाने के बाद उनकी मम्मी बनाई गई थी। और इस बात में कितनी सच्चाई थी, इसका जवाब साल 1922 में तो नहीं था, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे सुलझा लिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब रिसर्चर्स किंग टट्स की मम्मी के टूटे हुए पैर पर रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन और उनकी टीम ने इस बात की किंग टट्स की मम्मी की ऑटोप्सी की। लेकिन रिपोर्ट में जो निकल कर आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। उस रिपोर्ट के अनुसार किंग टट्स की मम्मी कभी न कभी जली हुई थी, लेकिन जब साइंटिस्ट इस बात की डिटेल में गए तब उन्होंने पाया कि इस मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के दौरान कई तरह के केमिकल्स का उपयोग किया गया था, जो इससे पहले कभी किसी भी मम्मीफिकेशन के लिए नहीं किया गया था। और उन्हीं केमिकल्स के कारण ये मम्मी अंदर ही अंदर जल गई, क्योंकि इसे कॉफिन से बाहर निकालना तो मुश्किल ही था। What did the investigators die of? दोस्तों, अब हम इस टॉपिक के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो भी व्यक्ति किंग तूतनखामुन के टूम्ब के एक्सकेवेशन और साइंटिफिक रिसर्च में साथ था, वो मौत के मुंह में जाता गया। इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना था कि किंग टट्स की कब्र को एक श्राप है और उसी श्राप के कारण ये मौतें हो रही हैं।
आपको बता दें कि उन मौतों में से उस समय के कुछ महान लोग आर्थर मेस, सर आर्किबाल्ड डगलस राइट, ऑब्रे हॉबर्ट, अली कमल फहमी बे और तो और महान इजिप्टोलॉजिस्ट जॉर्ज कार्नावान जैसे लोग शामिल थे। सबसे पहले व्यक्ति इस श्राप के कारण मरने वाले व्यक्ति अली कमल फहमी बे थे, जिन्हें उनकी पत्नी लॉर्ड कार्नावान के द्वारा ही गोली मार दी गई थी। इसके बाद नंबर आता है सर जॉर्ज कार्नावान का, जिनकी मौत निमोनिया के कारण हुई। यानी कि इस केस से जुड़े हुए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई है, जो काफी हैरानी भरी बात है। द फरहर बंकर। दोस्तों, फरहर बंकर एक एयर रेड शेल्टर था और ये उन्हीं अंडरग्राउंड बंकर्स में से एक था जिसे 1936 से लेकर 1944 के बीच बनाया गया था। पर यह बंकर बाकी सभी से अलग था। आपको जान लेना चाहिए कि यह वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी हेडक्वार्टर था, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के द्वारा उपयोग में लिया गया था। लेकिन साल 1945 की जनवरी में यह बात साफ हो गई थी कि जर्मनी ये युद्ध हार चुका है और इसी के चलते नाजी की सेना ने बर्लिन को घेर लिया, जिस कारण से हिटलर वहां फंस गए थे और तभी उन्होंने ये बंकर बनवाया था। हालांकि 5 दिसंबर 1947 में इस बंकर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि यह बंकर जमीन के करीब 28 फीट नीचे था, जिसकी रूफ करीब 3 मीटर मोटी थी। यह बंकर वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक था। द जोन ऑफ साइलेंस। जोन ऑफ साइलेंस से अब तक किसी ने कोई अद्भुत आर्टिफैक्ट्स को तो नहीं खोजा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह जगह दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और विचित्र जगहों में से एक है। यह जादुई जगह मेक्सिको के डुरांगो में स्थित है। इसको जादुई बोलने के पीछे का कारण कोई छोटा मोटा कारण नहीं है, बल्कि इस जगह पर हर तरह के सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं। और तो और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ठीक बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही इस जगह पर भी कंपास चक्री की तरह घूमने लगता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है, और इसी कारण से इसे मेक्सिको का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। लोकल लोगों का कहना है कि यह जगह भूतों से घिरी हुई है, जिसके बारे में साइंटिस्ट के कई अलग अलग विचार हैं। द माया वोल्केनो सिटी। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों पहले गायब हुई वोल्केनो के अंदर बनाई गई एक माया सिटी को खोजा है, जो किसी साइंस फिक्शनल मूवी से कम नहीं है, जिसे 400 बीसी में बनाया गया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है, तो आपको जान लेना चाहिए कि वो वोल्केनो ना जाने पिछले कितने हजार सालों से एक्टिवेट नहीं है। पर एक बात और आपको बता दें कि इस सिटी को जब बनाया गया था, तब ये सिटी सी लेवल से करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थी, और फिर अचानक से पृथ्वी पर एक रहस्यमय इवेंट हुआ और उस वोल्केनो के साथ साथ पूरी सिटी भी पानी के अंदर गायब हो गई, जो आज 65 फीट की गहराई में मौजूद है। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार ऐसा कोई इवेंट पृथ्वी पर जरूर हुआ है जो चौंका देने वाला है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। वॉर मेडल्स। दोस्तों, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत से लोग मारे गए, वहीं दूसरी कुछ लोगों को वॉर मेडल्स भी दिए गए थे, जिन्होंने आर्मी में अपनी सर्विस दी थी। लेकिन साल 2000 में ये मेडल्स दोबारा चर्चा में आ गए थे। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले एक रिटायर्ड डिटेक्टर थे, जिन्होंने अपने लिए गराज सेल से एक सेकंड हैंड लकड़ी का सोफा खरीदा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके करीब 10 साल बाद उन्होंने सोफे में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक उठे। उन्होंने पाया कि सोफे के अंदर तो एक वॉर मेडल्स का सेट है, और जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि ये वॉर मेडल्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का है। इसी सेट में एक राउंड ब्रॉन्ज मेडल, एक सिल्वर मेडल और तो और एक गोल्ड मेडल भी था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये डेविड ब्रूस वेल्सफोर्ड की है, और ये वाकई गजब है। द एस्केप टनल। ये खोज नाजी की सबसे प्रसिद्ध एक्सकेवेशन साइट यानी कि लिथुआनिया से की गई है। दरअसल ये एक एस्केप टनल है, जिसे बिना किसी मशीनरी की मदद से बनाया गया था। आपको बता दें कि यह टनल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की सबसे बड़ी टनल्स में से एक है, क्योंकि इसकी लंबाई करीब 115 फीट से भी ज्यादा है। ये टनल जूइश प्रिजनर्स के द्वारा नाजियों के कैद से बचने के लिए खोदी गई थी, और इसे आप सबसे डरावनी एक्सकेवेशन साइट्स में से भी एक कह सकते हैं, क्योंकि ये पोनार फॉरेस्ट के बीचों बीच है, जो विलिनियस के पास ही है। इस टनल को खोदते हुए जितने लोग मर जाते थे, बाकी सभी मिलकर उन्हें जला देते थे। लेकिन 15 अप्रैल 1944 में जूइश के 80 कैदियों में से 40 पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए, और तभी से इस टनल को एस्केप टनल के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ऑन द टेक्सास बीच। ये खोज टेक्सास के एक बीच पर की गई थी, जिसे वहां मौजूद एक औरत ने अनजाने में अंजाम दिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अमांडा वार्ड नाम की एक महिला ने संकन जर्मन वॉरशिप के एक ब्लैक बॉक्स को खोजा था, जो स्क्वायर शेप का था, और वो बॉक्स बार्निकल्स और क्लैम्प से भरा हुआ था। और उस बॉक्स का वीडियो अमांडा की बहन ने टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया।
जिसे कुछ दिन बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम सर्वे करने वहां पहुंची और इस बॉक्स को खोला तो पाया कि ये बॉक्स SS रियो ग्रांड का है, जिसे उस ओहामा और उस ओयाट के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तबाह कर दिया गया था। उस शिप पर क्रूड रबर बेल्स, रॉ टिन, कॉपर और कोबाल्ट जैसी चीजें मौजूद थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किए गए सबसे बड़े नुकसान में से एक था। लॉस्ट आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स को खोजा है जिसे 1940 के दशक में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैद किए गए लोगों के द्वारा छिपाया गया था। ये खोज श्रॉपशायर में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 2000 से भी ज्यादा पॉज को खोजा था और ये पॉज 1940 से 1948 के बीच के थे। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक जर्मन पिस्टल भी खोजी थी जो ऑलरेडी लोड थी और इसके पास से 303 कार्ट्रिजेस भी खोजे थे। इस जगह से कई सारे और भी साइंस मिले थे जो कैदियों द्वारा बनाए गए थे और ये सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी थी। टिम्स पेंडेंट। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने पोलैंड में 3 ऐसे पेंडेंट्स को खोजा है जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। आपको बता दें कि ये उन्हीं लोगों के पेंडेंट्स हैं जिन्हें नाजियों के द्वारा सोबिबर डेथ कैंप में मारा गया था। इनमें से 2 पेंडेंट्स को तो गैस चेंबर के फ्लोर से खोजा गया था और तीसरे पेंडेंट को गैस चेंबर के बाहर बने मास ग्रेव के पास से खोजा था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट योराम का कहना है कि इनमें से हर पेंडेंट के ऊपर अलग अलग तरह के चित्र बने हुए हैं, जिसमें से कुछ मोजेस को दिखाते हैं तो वहीं कुछ अलग अलग लॉ को दिखाते हैं। इसी के कारण यह डिस्कवरी किसी खजाने से कम नहीं है। रेग्ड वॉरशिप। दोस्तों, जापान के आइवो जिमा के पास भी एक घोस्ट शिप का पता किया गया है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है। ये पानी के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 से ही दफन थी। किन 1940 में आए एक 6.1 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से यह शिप उस आइलैंड के कोस्ट पर आ गई थी। इस शिप को पानी से निकालने के कई प्रयास पहले भी किए जा चुके थे, लेकिन कभी भी इसे निकाला नहीं जा सका था। दरअसल ये जिस आइलैंड के तट पर आज मौजूद है उसका नाम लो 2 आइलैंड है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सल्फर आइलैंड होता है। और इस आइलैंड का ये नाम इससे निकलने वाली सल्फर गैस के कारण पड़ा, क्योंकि इस आइलैंड पर एक अंडर वाटर वॉल्केनो मौजूद है जिसकी स्मेल एक जले हुए अंडे के समान आती है। लेकिन इस शिप का एक भूकंप के कारण इतनी गहराई से तट पर आना कोई साधारण बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।